नमस्कार दोस्तों, आप सबका बारिश स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस साल 2026 सीटेट परीक्षा की दृष्टि से जो बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं ईवीएस के, जो 30 नंबर का पूछा जाता है, उसी प्रश्नों को हमने लिया है। जो आप अगर इसको लास्ट तक देखते हैं तो बिल्कुल आपका 20 नंबर 25 नंबर सही हो जाएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यह कह रहा है कि खेजड़ी के वृक्ष के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, यह मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इस वृक्ष की छाल से दवाई बनाई जाती है, इसकी लकड़ी में कीड़े जल्दी लग जाते हैं। तो सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। खेजड़ी का वृक्ष जो है अति इम्पोर्टेंट रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए होता है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है, कई बार यह पूछा गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर गलत है, तीनों चीज़ सही है लेकिन ये गलत है कि इसके की लकड़ी में कीड़े जल्दी लग जाते हैं। इसके लकड़ी में कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं। बाकी यह सही है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसकी वृक्ष की छाल से दवाई बनाई जाती है। यहाँ पर इसका आप इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर ये खेजड़ी का पेड़ है, तो खेजड़ी का पेड़ में देख सकते हैं आप, यह बबूल की तरह आपको दिख रहा है। इसमें जल्दी कीड़े नहीं लगते हैं, इसकी छाल से दवाई बनाई जाती है यहाँ पर। और यह बहुत ही क्या होता है, लाभदायक होता है। और यह रेगिस्तानी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसको ये आपको हर जगह चारों तरफ उधर देखने को गाँव में मिलेगा। खेजड़ी नाम का एक गाँव भी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि अलबरूनी किस देश से भारत आया था, उसका वर्तमान नाम क्या है। अलबरूनी जो था किस देश से भारत आया था। तो अलबरूनी जो जिस देश से भारत आया था उसका वर्तमान जो नाम है आज क्या है, उज्बेकिस्तान है। अफगानिस्तान, ओमान, बांग्लादेश बिल्कुल नहीं है, उज्बेकिस्तान है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पशुओं में से किसकी सुनने की शक्ति जो है इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के चलने की आवाज़ में अंतर कर सकता है। सोचिए कितनी बारीक चीज़ है कि सरसराहट को और हवा से जो पत्ते सरसराते हैं और घास पर कोई जानवर चल रहा है धीरे धीरे, उन दोनों की आवाज़ में अंतर कर सकता है। ऑप्शन ए, गिद्ध या रेशम का कीड़ा, बाघ या कुत्ता। तो ये कौन अंतर कर सकता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। बाघ जो है यह सही एकदम अंतर कर सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि केरल में जमीन के नीचे दिए गए जो ये चीज़ उगाया जाता है, जो नीचे ज़मीन के नीचे उगाया जाता है, जिससे वहाँ के लोग नारियल की करी के साथ खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। टैपियोका या सरसों या कचालू या आलू। मतलब कि वो केरल में अधिकतर ज़मीन के नीचे उगाया जाता है और उसको अधिकतर क्या जिस किसी के नीचे हम ज़मीन के नीचे उगाया जाता है और इसमें करी में नारियल के करी के साथ उसको मिला के खाते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, कचालू। क्या हो जाएगा, कचालू। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है कचालू, ये ज़मीन के नीचे इसे उगाया जाता है और इसको ये अरबी कचालू, इसको हम क्या नारियल का जो करी होता है उसमें इसे उबाल करके डाल करके खाते हैं। तो केरल के नीचे दिए गए में से यह उगाया जाता है जो नारियल के साथ करी में खाया जाता है, अरबी कचालू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अरबी कचालू है, जिसे नहीं कहते आलू कचालू, तो ये कचालू है, अरबी पौधा है ये यहाँ पर। इसी को हम वहाँ पर इसमें खाते हैं केरल में उगा करके। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर के। एक ऐसा पौधा जो कीड़े मकोड़ों, मेढक और चूहों को फंसा कर खा जाता है। घटपर्णी भारत के किस राज्य में पाया जाता है। यानी कि एक ऐसा ये पौधा आप देख सकते हैं, यह पौधा ऐसा है कि कीड़े मकोड़ों को ऐसे जो गोझिया बनाया जाता है तो उसका दोनों मुख खुला होता है, उसी तरह ये मुख यहाँ पर देखिए खुला हुआ है और ये रंग बिरंगा अंदर लाल कलर का होता है। जैसे कीड़ा लुभा करके मक्खी उस पर बैठी, ये अपना मुख दोनों तरफ से इसे क्या कर लेगा, बंद कर लेता है और निगल जाता है। इसका नाम है घटपर्णी। यह किस राज्य में पाया जाता है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। तो किस राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा बी, मेघालय में। कहाँ पाया जाता है, मेघालय की पहाड़ियों में यह पौधा घटपर्णी नाम का पौधा जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये बहुत लल्लन टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत बार कई बार लगातार पूछे जाते हैं, एकदम बिल्कुल आपको वीडियो अंत तक देखना है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि हाथियों के झुंड के बारे में यह कथन बताइए कौन सा सही है। कि झुंड की नेता सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है, बिल्कुल सही है। झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे होते हैं, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है। 14 से 15 साल होते ही नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही है। यह उपयुक्त, मतलब ये तीनों बात बिल्कुल सही है। 14 से 15 साल होते हुए जो नर हाथी होता है मेल, वो अपना वो झुंड छोड़ देता है। और झुंड का नेतृत्व करती है कौन, तो यहाँ पर हथिनी करती है, हाथी नहीं, हथिनी स्त्रीलिंग है, हाथी पुल्लिंग है। तो ये उपयुक्त सभी बातें सत्य हैं।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, नीचे दिए गए किस राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है। ये जो तोरांग शब्द है इसका अर्थ किस राज्य में जंगल माना जाता है, असम, झारखंड, उड़ीसा या मिजोरम। तो किस राज्य में माना जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। झारखंड बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तोरांग यहाँ पर झारखंड सही हो जाएगा। झारखंड में तोरांग शब्द का अर्थ है जंगल। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न में यह कह रहा है कि चेराओ यानी कि कहाँ का लोक नृत्य है। चेराओ जो नृत्य है यह किस राज्य का है, उड़ीसा, असम, मिजोरम या छत्तीसगढ़। तो चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है, आपको इमेज में देख करके बिल्कुल याद होने वाला एकदम। यह इमेज इसीलिए यहाँ पर स्लाइड में ऐड किया गया है कि आपको दिमाग में इमेज से एकदम बिल्कुल याद हो जाए। तो उड़ीसा, असम, मिजोरम बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चेराओ जो नृत्य है, लोक नृत्य, यह मिजोरम का लोक नृत्य है। आप इसका इमेज में देख सकते हैं, यह बांस का कूद कूद करके इसे बनाया जाता है, नाच डांस करते हैं यहाँ पर लोग, देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लोग ये यहाँ पर बांस का इस तरह से ये बना लेते हैं और इसके बीच में गैप होता है और ऐसे कूद कूद करके यहाँ पर ये डांस करते हैं। इसको चेराओ नृत्य बोला जाता है मिजोरम में। तो ये रहा ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न है 8 नंबर की कुडुक जो है कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश। तो झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश कौन सा कहाँ का ये कुडुक जो है स्थानीय भाषा है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो कुडुक जो है कहाँ का स्थानीय भाषा है, तो कुडुक यहाँ पर झारखंड क्या हो जाएगा, झारखंड का भाषा है। 9 नंबर की पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की पाठ्यचर्या में मुख्य थीम्स जो थी वो कितनी थी। मतलब पर्यावरण जो अध्ययन ईवीएस है इसकी पाठ्यचर्या में मुख्य जो थीम्स है उस थीम्स की संख्या कितनी है, 4, 6, 8 या 5। तो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर से हो जाएगा। ये जो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का पाठ्यचर्या में जो मुख्य थीम्स जोड़ा गया वो 6 है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये 6 जो है थीम्स कौन कौन सी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह थीम्स में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है परिवार और मित्र है, दूसरा हमारा शरीर है, तीसरा भोजन है, चौथा पानी है, पांचवा जो है हमारा परिवेश है और छठवा जीव और जंतु पौधे, और यहाँ पर हमारी दुनिया और समय परिवर्तन। ये मुख्य थीम लास्ट में 2 और जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से 6 ही मानी जाती है। यानी कि 6 थीम जो है समय और परिवर्तन, हमारी दुनिया, समय और परिवर्तन। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य थीम्स में परिवार, मित्र और यहाँ पर हमारा शरीर, भोजन, पानी, हमारा परिवेश, जीव जंतु और पौधे, दुनिया और समय परिवर्तन। तो मुख्य रूप से 6 थीम को ही माना गया है यहाँ पर। और हमारी दुनिया, समय परिवर्तन, ये अंत में 2 और एक्स्ट्रा जोड़ा गया, लेकिन मुख्य रूप से थीम्स की संख्या पूछी जाए तो 6 थीम्स हमारी हैं। तो आप एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 10 नंबर कर रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 15 यानी 26 जनवरी 2015। तो यानी कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत यहाँ पर कब की गई थी, तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी मोदी जी की सरकार द्वारा। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 2014 हो गया। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 11 नंबर, मच्छरों से फैलने वाले रोगों का सही जो समूह है कौन सा है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या मलेरिया हैजा मियादी बुखार या मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या हैजा पेचिस या पोलियो। तो सही ऑप्शन क्या होगा, तो आपको सभी पता है कि डेंगू जो मलेरिया है और ये चिकनगुनिया ये सभी क्या है, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग वाहक का ये पूरा समूह है, मतलब मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समूह है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर का है, एनीमिया जो जिसको हम रक्त अल्पता बोलते हैं यह किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी या आयोडीन के कारण। सभी को पता है एनीमिया किसके कारण होता है, आयरन की कमी के कारण होता है। खून की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, एनीमिया रोग, हाथ पैर में झिनझिनी होने लगता है। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरन यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या कर रहा है, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 13 नंबर कि बिहार के गांव में मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। यानी कि बिहार के गांव में मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन के लिए गांव में बहुत ही अनुकूल समय होता है। उस समय ठंड के महीनों में बहुत ही अच्छा, मतलब ठंड की शुरुआत होती है और उस समय फल फूल के साथ रस लेकर के बहुत अच्छे तरीके से मधुमक्खियाँ अपने छातों में, जो छाता होता है उनका, उसमें रस भरती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको VIMP में करके रखिएगा। यहाँ पर पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? भेड़, बकरी, ऊँट या याक? तो पश्मीना जो है, पश्मीना शाल, पश्मीना स्वेटर, बहुत सारा चीज़ इससे बनता है। तो यह एक प्रकार की बकरी से प्राप्त होता है। ये जो पश्मीना बकरी होती है पहाड़ों पे पाई जाती है, और यहाँ पर जैसे लद्दाख में, जम्मू कश्मीर साइड में, तो ये वो बहुत ही ऊंचाई पहाड़ों पर आती है और इसके बाल इतने मुलायम होते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि इसके बाल, यहाँ पर देखिए कितना सुनहरा बाल, इसके बाल इतने महीन होते हैं। ये पहाड़ों पर पाई जाती है। इसमें पश्मीना शाल स्वेटर बनते हैं। लद्दाख के ऊंचे और ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। ये चांग थंगी नस्ल की बकरी होती है। पश्मीना ऊन यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम इतना मुलायम कि जैसे हल्की सी भी हवा बहे तो यह इधर से उधर उड़ने लगता है। और ये कहाँ पाई जाता है? तो लद्दाख में। लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर वाला साइड जो है, लद्दाख जम्मू कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर यह बकरियाँ पाई जाती है। इसको पश्मीना बकरी बोलते हैं। और इनके बालों से ऊन प्राप्त होता है, जिससे कि स्वेटर शाल बनता है, जो बहुत महंगा होता है। बड़े बड़े लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चांगपा जनजाति के लोग अपने अस्थायी टेंटों को क्या कहते हैं? रेम्बो या इग्लू या डोंगा या लेखा? तो चांगपा जनजाति के लोग जो अपना अस्थायी एक टेंट बनाते हैं रहने के लिए पहाड़ों के ऊपर, तो उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ए, रेबो कहते हैं। लेखा तो उसे कहते हैं जहाँ पर वो जानवर अपना रखते हैं, उसे लेखा कहते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर ये चांगपा जनजाति का ये अस्थायी टेंट है। इस तरह देखिए, ये तंबू की तरह लगा दिया है, किनारे ये पत्थर रख दिए हैं, ऊन से बना हुआ अस्थायी टेंट। अंदर का दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब बाल्टी वगैरह ये सब रखे हैं। रस्सी के सहारे और खंभों से बना यह टेंट होता है। यहाँ पर चांगुपा जनजाति का ये टेंट होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर 16 नंबर यह कह रहा है कि चांगपा जनजाति के लोग अपने अस्थायी टेंटों को क्या कहते हैं? अभी तो हमने प्रश्न देखा, रेम्बो कहते हैं। चलिए यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बांस और रस्सी के पुल का उपयोग छात्र स्कूल जाने के लिए मुख्य रूप से कहाँ करते हैं? तो यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हैं, बांस और रस्सी का पुल ये बनाया गया है। यहाँ पर स्कूल वगैरह जाने के लिए बच्चे कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं? किस राज्य में? लद्दाख, असम, केरल या उत्तराखंड? आपको बिल्कुल पता होगा, बम्बू के लिए जाना जाता है, असम चाय के लिए जाना जाता है असम। यहाँ पर असम राज्य में इस तरह के पुल रस्सी और बांस से बनाए जाते हैं, जहाँ पर ये ऐसा छात्र उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर की वल्लम लकड़ी की बनी एक छोटी नाव है जो कहाँ चलती है? केरल में, गोवा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश में? ये आप देख सकते हैं, लकड़ी की एक बहुत सी छोटी नाव होती है और यह कहाँ चलती है? तो आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा, बहुत छोटा छोटा जो तालाब नदी की तरह होता है, तो उसमें यह लकड़ी की नाव चलती है। ये केरल राज्य में चलती है, जिसको वल्लम बोलते हैं। वल्लम ये लकड़ी की बनी एक छोटी नाव है। प्रश्न हमने वही प्रश्न लिए जो डायरेक्ट आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इससे इधर उधर कोई भी प्रश्न आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो इसमें 20 से 21, 25 नंबर तक आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 19 नंबर कि हमारे देश के किस राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? हमारे देश के किस राज्य के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्र का मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल या तमिलनाडु? तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, गोवा। गोवा में हमारे देश के लोग नारियल के तेल में समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर की बात रही तो यहाँ पर यह फेमस है, ये कई बार सवाल पूछा गया है कि कहाँ पर सरसों के तेल में तली हुई मछली खाना लोग पसंद करते हैं? तो जम्मू कश्मीर में किस तेल में मछली तल के खाया जाता है? सरसों के तेल में। किसके तेल में? सरसों तेल में मछली इसको तल के खाने के लिए प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर। गोवा में तो नारियल का तेल है। यहाँ पर आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर 20 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जानवर है जो 24 घंटे में से लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है? चिंपांजी, स्लॉथ या लंगूर या पांडा? तो यहाँ पर आप इसका इमेज देख सकते हैं। ये कौन सा जानवर है आप बता सकते हैं, इसमें एक कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ये कौन सा जानवर है। ये जानवर जो आप देख रहे हैं इसका नाम है स्लॉथ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये इतना आलसी है, इतना आलसी कि पूरा एकदम जल्दी भोजन वगैरह के लिए एकदम जब पूरा इसको लगता है कि नहीं भोजन चाहिए तभी उतरेगा, नहीं तो एकदम लटक के, इसे देखिए कितना भोला भाला की तरह पूरा सो रहा है एकदम पेड़ों से लटक करके। तो ये है क्या? स्लॉथ जिसको बोलते हैं। ये जल्दी उतरता ही नहीं है पेड़ से, एकदम लिपट के पूरा सोया रहता है, आलसी एकदम है ये।
अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन। कान्हा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये राजा जी घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पर है? उत्तराखंड के ये राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर क्या कर रहा है कि भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों का समूह जो है कौन सा है? सही है, यहाँ पर भारत में जो जहरीले सांप पाए जाते हैं उनका सही समूह कौन सा है? नाग या करैत, दुबोइया, अफाई या कोबरा, अजगर या वाइपर या केचुआ? कि करैत या नाग, समुद्री सांप या कौड़ी वाला, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, भारत में 4 ये जहरीले सांपों का समूह है, नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। इसको आप इमेज में इस तरह से देख सकते हैं जो बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये भारतीय नाग है, ये भारतीय नाग जिसको इंडियन कोबरा बोला जाता है। उसके बाद कॉमन करैत, यानी जो करैत सांप होता है, यहाँ पर इस तरह देखिए इसके ऊपर क्या है, इस तरह वाइट का निशान होता है, ब्लैक होता है। उसके बाद रसेल्स पर, यानी कि वाइपर जिसको बोलते हैं, और एक होता है यहाँ पर वाइपर, फरसे या स्केल्ड वाइपर, यहाँ पर देख सकते हैं। और दुबोइया जिसको बोला जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूं कलर का होता है, इस तरह से पूरा बालू वगैरह में ये छिप जाता है तो जल्दी दिखता नहीं है सूखे स्थानों पर। तो ये 4 प्रकार के सांप जो हैं बड़ी खतरनाक होते हैं इंडिया में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को रटने की आदत डालना, कि कक्षा में अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, या केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना, विज्ञान के कठिन शब्दों को याद करना? क्या हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन? तो आपको एक यहाँ पर हम बात बताते हैं और ट्रिक बताते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना होता है। केवल परीक्षा में अच्छे अंक ला देने से बिल्कुल नहीं होगा, विज्ञान के क्या कठिन शब्द याद कर लेने से होगा, बिल्कुल नहीं। और रटने वाली तो बिल्कुल आप एकदम आदत डालनी ही नहीं है। तो सी टेट या कोई भी टेट हो, यूपी टेट हो, उसमें अगर ये पूछता है कि बच्चे को रटवाया जाए, बच्चे को पीटा जाए, मारने की बात हो, रटवाने की बात हो, तो यह ऑप्शन आपको बिल्कुल छूना ही नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इस तरह के ऑप्शन में जो सबसे बड़ी लाइन, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जो अधिकतर सबसे बड़ी लाइन दिख रही है तो उसमें 80% चांस होता है कि वही सही होगा। अगर आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो कक्षा के अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सिखाना। तो जो सीखना होता है वो कक्षा का अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से भी जोड़ेंगे, जैसे वातावरण से जोड़ेंगे। अगर बच्चे को कुछ सीखना है तो उसको लेके गए तो वहाँ पर बाहर चीज़ों को दिखाए कि हाँ इससे इससे होता है, यह नदी पहाड़ है, इस तरह के ये पौधे होते हैं, तो वो सीखता है, बाहर के जीवन से सीखता है, सामाजिक शिक्षा प्राप्त करता है, पर्यावरण की शिक्षा प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। तो अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। 24 नंबर, 24 नंबर में कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा, बिहार या राजस्थान या पश्चिम बंगाल? तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? तो बिहार जो है मधुबनी चित्रकला के लिए फेमस है। और यहाँ से एकदम आपको 100% लिख दीजिए, VIMP करके यहाँ से क्वेश्चन ही आएगा कि मधुबनी चित्रकला का संबंध क्या है, या बिहार का कौन सा चित्रकारी बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक और प्रश्न, यहाँ पर पहले इमेज में आप देख सकते हैं, इमेज इसका देख सकते हैं। इमेज में क्या कर रहा है कि ये जो प्राकृतिक रंगों का तथा धार्मिक एवं लोक विषयों का चित्रण है। इस चित्रकारी में ना जो बिहार की धार्मिक या लोक विषय जो होते हैं और पूरे धार्मिक चीज़ों का यहाँ पर इसमें चित्रण किया जाता है, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। तो ये रही मधुबनी चित्रकारी, आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लास्ट अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन असेसमेंट का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? लिखित परीक्षा की पोर्टफोलियो बनाकर, या मुख्य प्रश्नोत्तरी करा करके, या गृह कार्य दे करके? तो पर्यावरण अध्ययन का मूल्यांकन मतलब कि बच्चा सीखा है कि नहीं, असेसमेंट इसका उपयुक्त तरीका जो है करने का, यह कौन सा है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है कि जैसे कि आपको बच्चों को अगर पौधे, जंगल या कुछ नदी के बारे में बता रहे हैं तो तालाब के, तो उसको किनारे, तालाब के किनारे ले जाइए, या उसको बताया गया, दिखाया गया कि हाँ ये नदी है, ये तालाब है, इस तरह पेड़, और यहाँ पर इस तरह इसमें पानी आता है, ये जीव यहाँ पर इस तरह निवास करते हैं, तुम देख सकते हो। तो जब आंखों से एकदम सामने हूबहू चित्र को देखेगा प्रैक्टिकली, तो दिमाग में उसके बिल्कुल छपेगा और वो बिल्कुल सीख जाएगा, जीवन भर नहीं भूलेगा। तो पोर्टफोलियो बेस्ट ऑप्शन होता है मूल्यांकन का। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो बिल्कुल आप